स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन पर। हम लोग कल पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा, जो पिछली क्लास हमारी चली थी उस पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि वास्तव में जो हिंदी साहित्य था, उस हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धतियाँ थी वो लेखन पद्धतियाँ क्या थीं, और हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के जो आधार स्तंभ थे वो आधार स्तंभों की श्रेणी में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। ठीक है, अब उसी के आगे अब हम लोग करेंगे क्या, एक एक रचनाएं क्रमागत पढ़ेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो वो आपको यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक पुस्तकों को क्रमागत, यानी ये पहली पुस्तक कौन सी है भैया, हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, अब इस पुस्तक पे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। ठीक है, लिखेंगे हम लोग इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक का नाम क्या भैया, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी भैया, तो ये पुस्तक जो है वो पुस्तक है गारशादा तासी की। पुस्तक किसकी भैया, गारशादा तासी की है। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, आप क्रमागत इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या भैया, आपसे पूछा जाए लेखक, क्या पूछा जाए, लेखक, कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है भैया गारशादा तासी। कौन भैया, गारशा द तासी। कौन भैया, गारशादा तासी है। आपसे पूछ ले यहीं से कि वास्तव में जो पुस्तक है, इस पुस्तक की भाषा क्या है, क्या पूछे, भाषा। तो इस पुस्तक की जो भाषा है वो भाषा है भैया फ्रेंच। कौन सी भाषा है, फ्रेंच। ये पुस्तक का ये जो नाम भी लिखा ना, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और फ्रेंच भाषा में होने की वजह से ही इसके उच्चारण में थोड़ी सी असुविधा होती है। ठीक है, पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है। ठीक है, अगर इस पूछे कि भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है गारशादा तासी जी हैं, गारशादा तासी जी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इस पुस्तक की भाषा क्या है, तो इस पुस्तक की भाषा है फ्रेंच। देखिए कहीं कहीं पर यह द तासी लिखा गया है, कहीं कहीं पर दी तासी दिया गया है, तो वो अंग्रेजी में उच्चारण के कारण ऐसा हो रहा है, उससे आप परेशान ना हो, ये चीजें आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगी उसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में इसके भाग कितने हैं, यानी इस पुस्तक के भाग कितने हैं, तो भाई इसके भाग जो थे वो 2 भाग थे। कितने भाग थे भैया, 2 भाग थे। ठीक है, इसमें जो प्रथम भाग था, कौन सा, प्रथम भाग, उस प्रथम भाग का प्रकाशन, प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था भैया, वो प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। कब हुआ था भैया, 1839 ईस्वी में। कब हुआ था, 1839 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो दूसरा भाग रहा, ठीक है, दूसरे भाग का प्रकाशन, दूसरे भाग का प्रकाशन, ये प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था भैया 1847 ईस्वी में। कब हुआ था, 1847 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक में विधि कौन सी है, पद्धति कौन सी अपनाई गई थी, तो मैंने आपको बताया ना कि 4 पद्धति थी, एक वर्णानुक्रम, एक कालानुक्रम, एक विधेयवादी और एक वैज्ञानिक पद्धति। तो जो पहली पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी, वर्णानुक्रम। और उस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया किसने था, इन्हीं ने तो अपनाया था, गारशादा तासी जी ने। तो गारशादा तासी जी ने ही इस पद्धति को अपनाया हुआ था।
ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग। अगर पूछे यहां से पद्धति, आपसे पूछे, क्या पूछे भैया? पद्धति। क्या पूछे भैया? पद्धति। तो किस पद्धति को अपनाया? तो पद्धति कौन सी थी? तो पद्धति लिख लेंगे हम वर्णानुक्रम पद्धति। क्या भैया? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति। अगर आपसे पूछ ले कि वास्तव में इस पुस्तक में कवियों की संख्या कितनी थी? क्या पूछे? कवियों की संख्या। तो इसमें भैया जो कवियों की संख्या थी, वो कवियों की संख्या थी 738 कवि। कितने कवि थे भैया? 738 कवि थे। कितने कवि थे? 738 कवि थे। कितने कवि थे भैया? 738 कवि थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन 738 कवियों में से हिंदी साहित्य के कौन कितने कवि थे? हिंदी साहित्य। क्या पूछे भैया? हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के कवि। तो हिंदी साहित्य के जो कवि थे, हिंदी साहित्य के कवियों की संख्या थी भैया 72। कितने कवि थे भैया? 72 कवि थे। ठीक, अच्छा शेष, अगर पूछे शेष कवि किस भाषा के थे? तो जो शेष कवि थे, शेष कवि, वो शेष कवि जो थे वो उर्दू भाषा के थे। किस भाषा के भैया? उर्दू भाषा के। ठीक है, उर्दू भाषा के कवि। ठीक है, किस भाषा के भैया? उर्दू भाषा के कवि थे। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तव में ये जो रचना है, इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ये जो रचना है, इसमें जो ये 738 कवि हैं, इन 738 कवियों में पहले नंबर पर लिखा गया कौन सा कवि? पहले नंबर पर किसकी चर्चा की गई है? तो पहले नंबर पर लिखेंगे प्रथम कवि। ठीक है, इस पुस्तक में जो 738 कवि हैं, उन 738 कवियों में जो पहले नंबर पर लिखा गया है उसका नाम क्या है? लिखेंगे प्रथम कवि। तो वो प्रथम कवि कौन है? वो प्रथम कवि हैं अंगद कवि। कौन भैया? अंगद कवि। कौन भैया? अंगद कवि। ठीक है, कौन कवि भैया? अंगद कवि है। पहले नंबर पे कौन है? अंगद कवि का है। ठीक है, अब यहां की चीज एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक पूछे, क्या पूछे भैया? लेखक पूछे कि भैया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गारशा द तासी महोदय। कौन भैया? गारशा द तासी महोदय है। ठीक है, अगर पूछे आपसे भाषा कि इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है फ्रेंच। क्या भाषा है? फ्रेंच भाषा है। यदि पूछे भाग कि इस पुस्तक के भाग कितने हैं, तो इस पुस्तक के भाग हैं भैया 2। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ठीक है, जिसमें जो प्रथम भाग है, इस प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो इस प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो 1839 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1839 ईस्वी में हुआ है। इसमें इसका जो दूसरा भाग रहा, इस दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो इसके दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1847 ईस्वी में। कब हुआ है? 1847 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कि इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इस पुस्तक की पद्धति क्या है? पद्धति, तो क्या बताओगे आप? वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सी पद्धति भैया? वर्णानुक्रम पद्धति है। ठीक है, आपसे पूछे कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में कुल कितने कवियों का जीवन वृत्त दिया गया, कितने कवियों के विषय में चर्चा की गई है? तो कवियों की संख्या कितनी भैया? 738 कवि। कितने कवि? 738 कवि। और इन 738 कवियों में किस भाषा के? हिंदी भाषा के, अर्थात हिंदी साहित्यकार कितने लोग इसमें हैं? तो उनकी संख्या कितनी भैया? 72। कितनी है? 72। और शेष आपके हैं उर्दू भाषा के। किस भाषा के भैया? उर्दू भाषा के कवि हैं। यानी कि एक और महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इसमें 2 ही भाषा के तो कवि हैं। एक हिंदी भाषा के कवि हो गए, हिंदी भाषा के, और किस भाषा के हो गए? उर्दू भाषा कवि। अर्थात इस्तवारदाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में हिंदी और उर्दू भाषा के कवियों का उल्लेख मिलता है।
और इन 738 कवियों में जो प्रथम कवि, पहले नंबर पर जिसका उल्लेख किया गया है, वो कवि कौन है? तो उस कवि का नाम है अंगद कवि। क्या नाम भैया? अंगद कवि। ठीक है, अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसके आगे की चीजें इसको लिखते हैं ना। तो स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके आगे की चीजें आपको बताएं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछे आपसे कि इसमें अंतिम कवि कौन है ना? अंतिम कवि आपसे पूछ ले। ये तो भाई प्रथम कवि आपने जान ही लिया। अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम कवि कौन है, तो अंतिम कवि का नाम है भैया हेमंत पंत। नाम क्या भैया? हेमंत पंत नाम है। लिखेंगे अंतिम कवि। अंतिम कवि, अंतिम कवि का मतलब 738वें नंबर पर जो कवि है उसका नाम क्या है? तो उस कवि का नाम है भैया हेमंत पंत। हेमंत पंत नाम है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो इस्तवार दाला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी पुस्तक है, इस पुस्तक का जो है उर्दू अनुवाद किसने किया? कौन सा अनुवाद भैया? उर्दू। देखिए इसका दोनों अनुवाद हुआ है, उर्दू में भी अनुवाद हुआ है और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, लेकिन उर्दू में अनुवाद पहले हुआ और हिंदी में अनुवाद उसके बाद में हुआ। तो उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो उर्दू में जो इसका अनुवाद हुआ भैया, वो अनुवाद किया है मौलवी करीमुद्दीन ने। क्या भैया? उर्दू में अनुवाद, उर्दू भाषा में अनुवाद। क्या भैया? उर्दू भाषा में अनुवाद। तो उर्दू भाषा में जो अनुवाद किया है किसने किया है? मौलवी करीमुद्दीन ने। मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन ने, मौलवी करीमुद्दीन ने। ठीक है, अब उर्दू भाषा में जब अनुवाद हुआ तो इसका नाम भी बदला गया। उर्दू भाषा में इसका नाम क्या रहा? नाम पूछे तो उर्दू भाषा में इसका नाम जो था वो नाम था तज़किरा। तज़किरा ई सुराई हिंदी, सुराई हिंदी, तज़किरा ई सुराई हिंदी। ठीक है, पूछ ले आपसे कि इसमें इसका प्रकाशन कब हुआ? भाई इसकी डेट क्या है? तो इसका प्रकाशन डेट जो है सन यदि से पूछ लिया जाए तो जैसे वो कब था? इसका जो दूसरा भाग, जो इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी जो पुस्तक थी उसका प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 में और दूसरे भाग का 1847 ईस्वी में। बस उसी के एक साल के बाद, यानी कि 47 के बाद एक क्या 48, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर इसमें भी पूछ ले कि इसमें भी कवियों की संख्या कितनी थी, क्या पूछे? कवियों की संख्या। तो इसमें जो कवियों की संख्या थी भैया, वो कवियों की संख्या थी 1004 कवि। कितने कवि भैया? 1004 कवि थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी पद्धति क्या थी, तो इसकी भी पद्धति क्या थी भैया? जैसे भाई इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी पुस्तक ही थी, है ना? तो जो पद्धति इसकी थी ठीक इट इज वही पद्धति इसकी भी थी, वही पद्धति इसकी थी। तो इसकी भी पद्धति हो जाएगी भैया वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है ना? भाषा तो बताना ही नहीं है, भाषा तो स्पष्ट ही है कि इसकी भाषा क्या थी भैया? उर्दू थी, क्योंकि उर्दू भाषा में इसका अनुवाद ही हुआ था। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 738वें नंबर पे कौन कवि आता है? तो उसका नाम है हेमंत पंत। क्या नाम भैया? हेमंत पंत नाम है। आपसे पूछा जाए कि उर्दू भाषा में इस पुस्तक का उर्दू भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मौलवी करीमुद्दीन ने किया। किसने किया? मौलवी करीमुद्दीन ने किया। ठीक है, और किस नाम से किया? तो नाम था इसका भैया तज़किरा ई सुराई हिंदी, तज़किरा ई सुराई हिंदी।
पूछे सन क्या था, तो इसका सन है भैया 1848 ईस्वी। ठीक है, इस पुस्तक में, किस पुस्तक में, तज़किरा-ए-सुराई हिंदी में, तज़किरा-ए-सुराई हिंदी में, इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया था, तो इसमें कवियों की जो संख्या थी वो संख्या थी 1004 कवि। ठीक, इसकी पद्धति पूछे तो इसकी पद्धति जो थी वो पद्धति क्या थी, वर्णानुक्रम पद्धति। क्या थी, वर्णानुक्रम पद्धति। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे की चीजें हम समझेंगे कि भाई ये तो उर्दू अनुवाद हो गया, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं, है ना। आगे भैया, आगे आपसे पूछा जाए कि ये जो तज़किरा-ए-सुराई हिंदी रचना थी, ये तो भाई इसका उर्दू अनुवाद हो गया, है ना। लेकिन ये जो पुस्तक है इस्तवार-दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका उर्दू में ही नहीं हिंदी में भी अनुवाद हुआ था। किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में अनुवाद किस भाषा में हुआ, क्या लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, हिंदी भाषा में अनुवाद। हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अनुवाद किया था भैया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने भैया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। वार्ष्णेय ने, ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ठीक है, लेकिन अब एक बात और ध्यान में रखना है कि ये तो बात हो गई कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, लेकिन इसका नाम फिर बदल गया, है ना। इसी पुस्तक का नाम जब हिंदी में लिखा गया, अनुवाद इसका हिंदी में अनुवाद किया गया, तब नाम इसका क्या था, तब इसका नाम था भैया एंदुई साहित्य का इतिहास। क्या भैया, एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास, एंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, और इसकी भी डेट, इसका भी सन पूछे भाई, इसका भी प्रकाशन डेट कब है, सन पूछ ले, है ना। तो इसका प्रकाशन हुआ था भैया, ये प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब ये जो इस्तवार-दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक है, इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको एक बार और देख लेते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस्तवार-दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। ठीक है, अगर पूछे कि इसका हिंदी में नाम क्या रखा गया फिर उस समय, तो इसका नाम हो गया था एंदुई साहित्य का इतिहास। एंदुई साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन डेट सन क्या था, तो इसका सन था 1952 ईस्वी। क्या था, 1952 ईस्वी। अब आगे हम लिखेंगे इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में, इस पुस्तक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे, है ना। वो क्या है देखते हैं, लिखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो जो इस्तवार-दालाल लिटरेचर हिंदुस्तानी पुस्तक है, इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है भैया कि यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। क्या भैया, ये क्या है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का, साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। क्या भैया, प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि फ्रेंच भाषा में लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी इसे ही माना गया है। क्या लिखेंगे, फ्रेंच। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका पेपर में
कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो फिर कौन सा है, इस्तवार दाला लिटरेतर इंदुए हिंदुस्तानी है। ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और महत्वपूर्ण चीजें क्या है इसमें, और महत्वपूर्ण चीज में यह है भैया कि वास्तव में ये इस्तवार दाला लिटरेतर हिंदुस्तानी जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, इस पुस्तक के परिप्रेक्ष्य में आपको एक महत्वपूर्ण बात और समझनी होगी कि एक कथन और यहां पे पूछा गया पेपर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गारसा दा तासी जी हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रथम इतिहासकार हैं, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन भैया, प्रथम इतिहासकार तो प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं गारशा दा तासी। कौन भैया, गारशा द तासी माने जाते हैं। ठीक है, गारसा दा तासी जी को ही हिंदी का प्रथम कवि भी किसी ने माना है। किसने माना है, नलिनी विलोचन शर्मा ने माना है। आगे लिखेंगे, गारसा दा तासी को, गारसा दा तासी को हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो किसने माना भैया, नलिनी विलोचन शर्मा ने। नलिनी विलोचन शर्मा ने। किसने माना भैया, नलिनी विलोचन शर्मा ने माना। ठीक है, एक लास्ट का महत्वपूर्ण बिंदु आपको इसमें लिखना होगा। इसमें खूबियां और कमियां, एक कमी थी। कमी क्या थी, अगर इसका दोष पूछ ले, इस पुस्तक का दोष क्या था, तो इस पुस्तक का भैया जो दोष था वो दोष ये था कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कालक्रम होता है, अर्थात काल का बंटवारा जो होता है, काल का बंटवारा इसमें नहीं किया गया था। अर्थात हिंदी साहित्य के काल विभाजन की कोई भी चर्चा इस पुस्तक में नहीं किया गया था, जो इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। क्या लिखेंगे आप इसमें, हिंदी साहित्य के, क्या भैया, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी रही, इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी यही रही। ठीक है, आप समझिए, एक बार फिर से समझ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी। क्या भैया, इस्तवार दाला लिटरेतर इंदुए हिंदुस्तानी है। आपसे पूछ ले कि फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो प्रथम इतिहास ग्रंथ फिर वही इस्तवार दाला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य जो आपका रहा, उस हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं गारशा द तासी जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया, गारशा द तासी जी माने जाते हैं। ठीक है,
इसकी और महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो गारशादा तासी हैं, ये जो गारशादा तासी महोदय हैं, इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? भाई वैसे हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग हैं, किसी ने सरहपा को माना है, किसी ने जो है गारशादा तासी को माना है, किसी ने जो है अब्दुल रहमान को माना है। तो अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग विचारक हैं, 7-8 लोग हैं। वो एक बार उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ के विषय में आपको ये समझ लेना है, यदि आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम कवि गारशादा तासी को किसने माना, तब आपको कहना होगा भैया क्या, नलिनी विलोचन शर्मा। क्या कहना होगा? नलिनी विलोचन शर्मा। ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है, इसकी जो सबसे बड़ी कमी रही, वो सबसे बड़ी कमी क्या रही? तो इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये रही कि इस पुस्तक में काल विभाजन का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, जो इस पुस्तक की सबसे बड़ी कमी थी, ठीक है। अब इस पुस्तक के बाद में अगले क्रम में जो इसकी तो दूसरे नंबर पे पुस्तक आती है हिंदी साहित्य की, उस पुस्तक के विषय में चर्चा हम लोग करेंगे, किंतु इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, है ना, कमेंट भी करेंगे इस चैनल को, और साथ ही साथ आप ये भी हमें बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।